कैसे हैं आप? काहे पीछे पड़े हैं आप जो है राजपाल यादव के? कितने चेक बाउंस हुए? लगभग बहुत सारे लोगों ने जी। राजपाल यादव को मदद की, आगे आए। मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने चेक भी दिए, पैसे भी दिए। तो अब आपके पास कोई सिग्नल आ रहा है कि पैसे वापस कर देंगे? हम तो कोर्ट में 15 साल से एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं जज साहब के सामने कि साहब हमें हमारे पैसे दिलवा दे। इनके साथ में हाई कोर्ट में 50-50, 100-100 लोग आते थे कि संग साथ में होते थे, तो थोड़ा सा एब्यूज भी करते थे कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, हम देख लेंगे। राजपाल यादव जेल गए, राजपाल यादव के समर्थन में फिल्मी हस्तियां आई, नेता आए, लेकिन राजपाल यादव का एक और पक्ष है, एक और पहलू है जो लोग नहीं जानते हैं, जो पिछले 14 सालों से कैमरे के सामने नहीं आया है। वो पक्ष कौन है? वो पक्ष है जिस व्यक्ति ने राजपाल यादव पे मुकदमा किया और जिस व्यक्ति की वजह से राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। वो व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल, जो शाहजहांपुर के ही हैं, और उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन आज तक उनका पक्ष सामने नहीं आया। और जो राजपाल यादव के इर्द गिर्द चीजें दिखाई जा रही, क्या उतना ही सच है या एक पक्ष जो सिक्के का दूसरा पहलू है उसे छिपा लिया गया? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हम अब बातचीत करने जा रहे हैं, इंटरव्यू करने जा रहे हैं, और आपको ये पूरा इंटरव्यू देखना चाहिए, पूरा इंटरव्यू समझना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि जिसके पास विजिबिलिटी नहीं है या जिसके पास उस तरीके का आभा नहीं है, क्या उसका पक्ष हमें नहीं जानना चाहिए, क्या उसका पक्ष सामने नहीं आना चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, और न्यूज पिंच पे अब आप माधव गोपाल अग्रवाल का पक्ष जानने जा रहे हैं, जो इसमें पार्टी हैं जिन्होंने राजपाल यादव को पैसा उधार दिया था। स्वागत है गोपाल जी, कैसे हैं आप? काहे पीछे पड़े हैं आप जो है राजपाल यादव के? नहीं, हम पीछे नहीं पड़े साहब, हम तो बिजनेसमैन हैं। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? श्री राजपाल यादव जी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं जी। और हमारा भी शाहजहांपुर में व्यवसाय है, लेकिन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा दिल्ली है। तो यहाँ पर हमारे एक परिचित हैं जो इनके और हमारे कॉमन परिचित हैं, जो पूर्व सांसद हैं मिथिलेश कुमार जी, अभी भी सांसद हैं, अब राज्यसभा से हैं, उसमें लोकसभा से थे। तो उनके माध्यम से ये हमारे पास आए थे। पहले मैं आज समाजवादी तक पार्टी उनके से या बीजेपी से हैं? जी 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 जी, पहले लोकसभा के थे, अब राज्यसभा से हैं। जी। और पहले सपा सपा से थे, अब उससे हैं, भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से। जी तो उनके माध्यम से राजपाल जी आए थे। और बिजनेस में आदमी की ज़रूरतें होती हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी हमसे कहा कि हमारी ये फिल्म काफ़ी बन चुकी है, अगर हमें कुछ पैसे नहीं मिले तो हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी मिन्नतें की। तो हम और सांसद जी जो है बॉम्बे चले गए थे, तो वहाँ इन्होंने बातचीत हुई, तो हम लोगों ने, मैंने असमर्थता जाहिर की, क्योंकि हमारा भी इतना बड़ा व्यापार नहीं है, ना ही हमारा कोई उस तरह से फाइनेंस का काम है। तो उस समय जो है इनकी जो पत्नी है, बहुत शरीफ महिला है, राधा यादव जी, उनके बहुत मैसेज आए। मैसेज मेरे पास आज भी सब रिकॉर्ड हैं, जो भी बात आपके कैमरे पे कह रहा हूँ वो मतलब उसमें मात्रा ग्राम का भी फर्क नहीं होगा, सीधे सीधे बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने कि आप हमारे पिता तुल्य हैं और हमारी समय मदद कर दीजिए, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मतलब काफ़ी 3-4-5 दिन तक उनके मैसेज आते रहे, राजपाल जी के फ़ोन आते रहे। मैसेज उस समय व्हाट्सएप पे आते थे, तो उनके एसएमएस ज़्यादा आते थे सन 2010 में। तो उस समय हम एक हिसाब से इमोशनली प्रेशर में आ गए और ये सोचा कि भाई चलो शाहजहांपुर के हैं और इन्होंने इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, 5 करोड़ रुपया कहा था और 2.5 करोड़ रुपया एक साल बाद, जो भी समय उसमें था, 7.5 करोड़ और 50 लाख रुपया लीगल एक्सपेंसेस के थे। इस तरह 8 करोड़ रुपया पूरे का एग्रीमेंट होने के बाद हमने पैसा उनको दे दिया। एग्रीमेंट सब दिल्ली में हुए थे और हमारे ऑफिस में ही आए थे एग्रीमेंट, और मिलने ये शाहजहांपुर आए थे। मैं इनके घर कभी नहीं गया, ये आए थे। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि कौन किसके पास जा रहा है। तो ये सोचा इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और शाहजहांपुर के हैं, और एग्रीमेंट पे इन्होंने साइन भी किए और पर्सनल गारंटी भी ली राजपाल यादव जी ने और राधा यादव जी ने। तो पर्सनल गारंटी का एक वो फॉर्मेट होता है कि किसी वजह से कंपनी श्री नौरंग गोदावरी नहीं देगी तो हम देंगे जो, और प्रोमिसरी नोट भी एक होता है। प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आजकल हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं कि वो निवेश था, मतलब हमने पैसा नहीं लिया था, उधार नहीं लिया था। तो किसी के पैसे अगर हम कहीं पे रिलायंस में या इनकी कंपनी कहीं निवेश करेंगे, तो कोई आदमी, मुकेश अंबानी जी, पर्सनल गारंटी नहीं देंगे, या कोई भी आदमी पैसे लेगा पर्सनल गारंटी या प्रोमिसरी नोट नहीं देता है। खैर, वो चीजें हो गई। तो जब समय आया हमारे चेक ड्यू होने का, जो इन्होंने 8 करोड़ के दे रखे थे, तो उस समय एक हफ्ता पहले हमने फोन किया कि भैया आरटीजीएस करेंगे या कैसे क्या है।
ड्यू हो रहा है, तो बोले भैया अभी मेरी थोड़ी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको जो है आपको थोड़ा सा डेफर करना पड़ेगा। तो एक शुरू शुरू का मामला था, हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसी स्थिति बनेगी। तो हम जो है वो उसके बाद उस एग्रीमेंट का एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बना। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में वो जो टाइम उन्होंने बताया था उस टाइम के उन्होंने फ्रेश चेक दिए हमें, और उस 8 करोड़ पे जो भी एक आपस का अंडरस्टैंडिंग से ये जो ब्याज था वो जोड़ के, और हमने पुराने चेक उनको हैंड ओवर कर दिए और नए चेक ले लिए। ये 2012 इस की तरह बात है। करते करते जी दो इस तरह करते करते 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हुए, जो किसी को नहीं मालूम है कि मेरे मतलब जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था उसके बाद इनके कहने पे मैंने 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट और किए कि भाई आज पैसे नहीं है कल दे देंगे, कल नहीं तो परसों दे देंगे। हर बार सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में इन्होंने फ्रेश चेक मुझे दिए और मैंने पुराने चेक इनको वापस दे दिए। चलता रहा। तो हमारे एग्रीमेंट में एक ये भी था कि भाई इसको मॉर्टगेज करने के लिए आप निगेटिव प्रिंट हमारी कंपनी को रखेंगे। हमें मालूम नहीं था क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री से है नहीं, ना हमें पिक्चर में जाना है, ना हमें किसी बच्चे को लगाना है। हम अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना ही होगा तो और बहुत रास्ते हैं वहाँ, सलमान जी से मिलते या किसी भी बड़े नेता से, किसी भी बड़े फिल्म स्टार से मिलते। वो हमारे परिवार में ना फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक है, ना हम लोगों का कोई इंटरेस्ट है, ना कहीं प्रोजेक्ट करना था ये। इसके बाद भैया 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के बाद एक दिन हम टीवी पे देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी लॉन्च किया। तो हमने कहा भाई ये तो शुरू हो रही है, उसके पहले इनको पैसे भी देने थे और नेगेटिव भी हमारे पास। तो हमने जो है उसको क्या लॉन्च किया? बीच में मतलब आपकी आवाज कट गई थी। अमिताभ बच्चन दिल्ली जी ने हाई क्या कोर्ट लॉन्च गए। किया? जब इन्होंने अमिताभ बच्चन जी के द्वारा अता पता लापता का म्यूजिक लॉन्च किया इन्होंने, अच्छा। वो हमें टीवी से मालूम पड़ा, एबीपी न्यूज से हमने टीवी में देखा। तो उसमें इनको निगेटिव प्रिंट हमारे पास रखने थे, वो नहीं रखे, ना ही हमारी जानकारी में था, ना ही हमारा कोई इनविटेशन था। और इनविटेशन दे या ना दे वो कोई हमारा वो इशू नहीं है कि कोई इसकी वजह से। फिर हम बॉम्बे गए, तो बॉम्बे के एक वकील हैं मिस्टर अशोक सराव जी, तो उन्होंने फिर उसको फिल्म को दिल्ली हाई कोर्ट ने और वहाँ मिलके उसको स्टे कर दिया कि ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी जब तक इनकी कंप्लाइंस पूरी नहीं हो जाती हमारे प्रति। फिर उन्होंने कहा भाई अगर पिक्चर नहीं रिलीज होगी तो मैं पैसे कहाँ से दूंगा। तो 2-4 दिन के अंदर हम लोगों का एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हमने दिल्ली हाई कोर्ट में उसको वापस ले लिया। स्टे था पिक्चर पे, दिल्ली हाई कोर्ट में हमने उसको वापस ले लिया कि हाँ भाई ठीक है पिक्चर चलेगी तभी आएगी। तो पिक्चर आई चली जो भी उनका हुआ। तो उसके बावजूद भी जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट थे तो उसमें पेमेंट नहीं हुआ, तो फिर हमें मजबूरी में पेमेंट के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हमें जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चलते रहे कई दिन तक। तो 21/4/13 को 21 अप्रैल 13 को दिल्ली हाई कोर्ट के आदरणीय जज साहब जस्टिस मुरलीधरन जी ने को इन्होंने एप्लीकेशन दी कि अगर जो है 10 करोड़ 40 लाख में, फिगर शायद यही है, हो सकता है 11 करोड़ हो, में अगर सेटलमेंट कर लें अगर मुरली प्रोजेक्ट, तो हम इस विषय को खत्म कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने हमसे पूछा कि भाई इतने पैसे में आप सेटल कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मेरे एज पर एग्रीमेंट पैसे काफी बन रहे थे। तो हमने भी कहा कि भाई ठीक है जो पैसे या मिल जाए तो हमने इसको विषय को खत्म करते हैं। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में कंसेंट दे दी। इन्होंने उतने रुपए के चेक 11 करोड़ के दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कर दिए कि ये कोई 2 करोड़ 3 महीने बाद का, कोई 6 महीने बाद का, फिर कोई 5 महीने बाद का, फिर मतलब इस तरह से साल भर के चेक 11 करोड़ के इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट जमा कर दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने वो 21/4/13 को जो इन्होंने जमा किए थे सेटलमेंट आपसी म्यूचुअल, वो हमारे को चेक हमें हैंड ओवर कर दिए। हमने जब जब समय आया जो जो डेट पड़ी थी उन पे चेक जमा कर दिए, सारे सारे चेक बाउंस हो गए वो भी। ठीक है, यहाँ से चेक बाउंस होने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि कितने हमारा चेक भी बाउंस हुए? 4 हैं जी, कितने चेक बाउंस हुए? लगभग 7 चेक थे, 7 चेक थे। और तो वो सारे चेक बाउंस हो गए। तो उसके बाद ये प्रक्रिया चलते 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 2015-16 में दिल्ली हाई कोर्ट में, वो 2013 में जब ये जेल गए थे तो उस समय जेल में तो हमारे मैटर में जस्टिस मुरलीधरन जी क्या इनकी मिसेज राधा यादव जी का कोई एफिडेविट इन्होंने साइन कर दिया था। और साइन करने के बाद उन्होंने पूछ लिया था कहाँ है राधा जी,
तो उन्होंने कहा था बाहर हैं, कोर्ट के बाहर हैं, बच्चे को फीड करा रही हैं। एक्चुअल में वो थी नहीं दिल्ली में, वो थी बॉम्बे में। तो जज साहब नाराज हो गए, तो उस वजह से उन्होंने उन दोनों को भेजा था जेल। तो उसके बाद ये चेक बाउंस होने के बाद ये प्रक्रिया चलती रही। बीच में एक स्थिति हाई कोर्ट में ऐसी आई कि जज साहब बोले कि भाई मीडिएशन कर लो। तो हमने कहा साहब मीडिएशन कर लेते हैं, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन आदमी, हमने कहीं भी कोई ना तो इस तरह की ईगो रही, तो कोई नहीं, मीडिएशन में हो गए। तो वहां से जो है, जब ये जेल गए थे पहली बार, वहां से इन्होंने फिर बातचीत की, अपनी दूरी बना ली। इनके साथ में हाई कोर्ट में 50-50, 100-100 लोग आते थे, और सेलिब्रिटी हैं, आते भी हैं, आने भी चाहिए, हमें उससे कोई वो नहीं। लेकिन जो इनके संग साथ में होते थे तो थोड़ा सा एब्यूज भी करते थे कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, हम देख लेंगे, वो कोई उस चीज परवाह नहीं। तो वो ईश्वर की कृपा है। तो वहां से दूरियां बनती चली गई, और एक आपस का तारतम्य एक टूट गया। फिर कोर्ट पे हम निर्भर हो गए, और ये भी कोर्ट में अपने आते रहे, और इनके काफी वकील अगर बदलते रहे, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। 15 या 16 में, मुझे एग्जैक्ट तारीख नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मीडिएशन हुआ। तो हमने मीडिएशन में यहाँ तक कहा, रिकॉर्ड है, कि भाई वन टाइम अगर पैसा दे दें तो हम सब कुछ, काफी कुछ भूलने को तैयार है। तो इन्होंने कहा कि वन टाइम पैसा तो नहीं दे पाएंगे। तो न्यायालय ने कहा कि किस्तों में तो आप कई बार दे चुके हैं, कई बार 4-4 3-3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो चुके हैं, ओरिजिनल एग्रीमेंट हो चुका। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सेटलमेंट इनके कहने से हुआ। तो बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट में जब सेटलमेंट हुआ था, तो हमने सेटलमेंट कर लिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हम पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया कि आप बिना कोर्ट की मर्जी से कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं। मैंने 25,000 रुपया वो जुर्माना भरा दिल्ली हाई कोर्ट में, कि आप कर सकते हैं, लेकिन बिना कोर्ट की इजाजत के नहीं कर सकते। मैंने सब गलती हुई। तो वहां से भैया पांडे जी ये चीजें वो चलती रहीं, और जो एक मीडिया, जो हाई कोर्ट ने हम लोग को एक आपस में बीच में एक समझौता करने के लिए, तो वो भी नहीं बन पाया। तो कोर्ट में चलता रहा। अब 2010 से आज 2026 है, 15-16 साल हो गए। शुरुआत में हमने कई बार कहा था भैया कैसे भी दे दो, किस्तों में दे दो, विषय खत्म हो जाए। इस दौरान मैं 3-4 बार बॉम्बे इस दौरान मैं 3-4 बार बॉम्बे में भी, जब शुरू में, जब सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के बाद जब चेक, तो मैं इनके घर भी गया। और चूंकि मिथिलेश जी ने दिलवाए थे पैसे, तो मैं उनको साथ ले गया, और वो साथ गए। मैं 3 या 4 बार इनके घर गया हूँ, मैं और मिथिलेश जी, और वहां थे राधा यादव जी और राजपाल यादव जी। 2 बार तो मैं लिटरली लिटरली बच्चों की तरह आंसुओं से रोया हूँ, क्योंकि हमारे पास ना तो हम इतने बड़े आदमी हैं, ना इतने पैसे वाले हैं। ये सोच के दे दिया कि यार इनकी निगाह में एक मदद हो जाएगी, और सेलिब्रिटी हैं, पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और मुझे भी ब्याज व्याज तो मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनके घर गया, तो मैंने कहा भैया सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जितने भी हो रहे हैं, मुझे जो डेट बताओ तक, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों से पैसा लेके दे दिया था। तो उसको इन्होंने हमेशा ये कहा कि इस बार चेक बाउंस नहीं होंगे, इस बार बाउंस नहीं होंगे। मैं आंसुओं से रोया हूँ, इनके पास पैसे मांगने कई बार गया। एक बार तकलीफ ये हुई कि जब मैं कभी भी बॉम्बे बिना इनसे पूछे नहीं जाता था, क्योंकि फिल्म में है, मान लिया मैं वहां जाके रह जाऊं इतने महंगे होटल में, और ये ना मिले, तो हमेशा पूछ के जाता था। तो एक दिन 3 दिन तक मैं और मिथिलेश जी वहीं होटल में पड़े रहे। तो होटल में पड़े रहे, तो कि सब आ रहा हूँ, शूटिंग पे हूँ, कभी स्विच ऑफ, कभी ये कभी वो। तो 3 दिन के बाद थोड़ा सा मानसिक परेशानी हुई कि भाई ऐसा क्या हो गया, पूछ के आए थे। तो मालूम पड़ा कि हमारे को कि ये जयपुर में है। हमें मालूम पड़ा, तो मैंने कहा भैया आप तो जयपुर में हो, और हाँ शूटिंग से अचानक मुझे जयपुर आना पड़ा। तो इस तरह की चीजें होती रही, इग्नोर करते गए, पैसा भी नहीं मिलता गया। तो व्यापारिक और सामाजिक और पर्सनल जो नजदीकियां थी, वो काफी दूर हो चुकी थी। दूर होने के बाद फिर हमारे पास माननीय न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और न्यायालय के हिसाब से कई बार ऐसा हुआ भी। अब जैसे मान लिया वो जेल चले गए, तो जेल जाने से कोई हमारी मूंछ ऊंची नहीं हो गई। हमारा तो बिजनेस है, एक न्यायालय का न्याय देने का जो भी तरीका है वो ठीक है, लेकिन हमें तो पैसे मिल जाए और विषय खत्म हो जाए। और हम तो, अगर जो रुपया हमने 5 करोड़ रुपया दिया था, जिस तारीख को दिया था, 8 करोड़ को छोड़ दीजिए, अगर आज उसको बैंक पद्धति से 12% पे जोड़ दें
31 दिसंबर 25 तक, तो 25 करोड़ बनते हैं, 24 करोड़ समथिंग, 12% से, बैंक सिस्टम से। तो हम लोग भी बैंकों को ब्याज दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है, आज भी बैंकों से लोन ले रखा है, उस दिन भी लोन ले रखा था। हम तो अपनी साख बनाने के लिए या बचाने के लिए बैंक को ब्याज भी टाइम से दे रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हैं, वरना हम व्यापार नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं। तो कहीं पे इस तरह की कोई चीज नहीं है। मैंने आपको शार्ट में ये सारी चीज बता दी, और जितनी बात बताई है उसमें कहीं भी मात्रा एब्राम का फर्क नहीं है। नहीं तो आप जैसे आपने 5 करोड़ दिए थे, तो क्या खुद भी आपने कहीं से लेके दिया था या अपनी जेब से दिया था? हाँ नहीं साहब, मैं बिजनेसमैन है, जेब से कहूँ, मतलब व्यापार में लेन देन तो चलता ही रहता है, लेकिन हम इतने बड़े आदमी नहीं थे। और अगर कोई आदमी बड़ा होता भी तो उस हिसाब से उसका व्यापार बढ़ जाता है। बड़े बड़े व्यापारी पे बड़ा लोन, छोटे व्यापार पे छोटा लोन। मेरे पास बैंकों का लोन आज भी है, उस दिन भी था। तो आपने चुका दिए वो पैसे जहां से लिया आपने, बैंक से और तमाम जगहों से? नहीं, हम तो, हमारा तो जो सिस्टम है, मान लिया कुछ आपसे लिया, कुछ उससे लिया, तो लेन देन चलता रहता है, चुका दिए। क्योंकि उसने तो हमको इसलिए नहीं दिया कि आप वहां दोगे, वहां से मिलेगा हाँ तो भाई, हमें वो दोगे, आपसे क्यों सुनेगा कि या आपने कहाँ वो, पैसा दिया, तो आपके नाम पे दिया नहीं था। नहीं, वो ये थोड़ी कि उसने, वो तो एक, चाहे बैंक से ले रहे हैं तो बैंकों का पैसा होता है, तो वो तो हमारी अच्छी ख्याति है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी फाइनेंस या बैंक में हम लोगों की बड़ी अच्छी इमेज है, सोशल इमेज है। तो बस उसके बाद से ये सब चीजें चलती तो रही, अब ये बताइए, जैसे कि व्यक्तिगत बहुत सिलसिला सारे बात लोगों ने जी। राजपाल यादव को मदद की, आगे आए, मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने चेक भी दिए, पैसे भी दिए। तो अब आपके पास कोई सिग्नल आ रहा है कि पैसे वापस कर देंगे? नहीं सर, सोशल मीडिया पे हम लोग सुन रहे हैं जो आपने सुना, और हम ये भी सुन रहे हैं कि काफी लोगों ने पैसे दे दिए, वो जेल से बाहर आ गए, रिहा हो गए। अब कल की तारीख है, और जहां तक लोग काफी मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उनके अपने व्यक्तिगत संबंध हैं इतने, ये उनकी पूंजी है। अब बेहतर होता कि जब पिछली बार जेल गए थे तो ये बेचारे जितने भी उनके अच्छे संबंध के लोग हैं वो उस समय कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। और उनका व्यवहार है, व्यक्तिगत संबंध है, जो लोग भी सहयोग कर रहे हैं वो उनका निजी रिश्ता है, तो उस पर मैं तो सब कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सबके लोग अपने अपने दुख सुख के साथी हैं, तो उनके। बट ये बताइए कि अगर मान लीजिए जैसे उनको सजा भी हो जाती तो आपके पैसे तो उससे वापस नहीं मिल रहे हैं ना? नहीं तो सब मेरे पास न्यायालय के पे जाने के अलावा तो कोई रास्ता नहीं ना। अब न्यायालय का क्या नियम है, मतलब कानून का रास्ता तो अलग है ना साहब। मतलब इसमें मेरी कोई, उनको जेल भेजने में हमने कभी भी कोर्ट में ये तो नहीं कहा भैया इनको जेल भेज दीजिए। हम तो कोर्ट में 15 साल से एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं जज साहब के सामने कि साहब हमें हमारे पैसे दिलवा दे। तो तो आपने तो पैसे की बात पैरवी भी कर। मैंने बता दी। अब आज 12% से 5 लाख के 25 करोड़ बन रहे हैं। हम तो उस 5 करोड़ के? पे शुरू से ही कंप्रोमाइज के उसमें एटीट्यूड में रहे। तो हमारा उनका जेल जाने से हमें कोई ना तो प्रसन्नता है, और लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। अगर मैं भी गलत होता तो मतलब वो चीज अलग है, उस पर मेरी, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, मैं ये एक सवाल जानना चाहता था, उसका जवाब आपने पहले दे दिया कि आपने बीच में ही फिल्म रिलीज से पहले रुकवा दी थी, तो उसकी वजह आपने बताई कि गाना रिलीज कर दिया था। हाँ हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन जी से गाना रिलीज करा दिया था। तो हमारी कुछ नियम शर्तें थी जो इन्होंने ना हमें बताई, ना कॉन्फिडेंस में लिया। मान लिया कह देते भैया वो हम बाद में कर देंगे, अभी हम ये कर रहे हैं, तो भी हम विश्वास में थे। विश्वास नहीं होता तो हम इतना पैसा क्यों देते। जब हमें लगा कि ऐसा है कि ब्रीच कर रहे हैं, तो हमें हमारे वकीलों ने सलाह दी, और फिर बाद में लोगों ने ये सलाह दी, तो हमने विद इन वीक उसको वापस भी ले लिया। और उसके लिए मैं बम्बई गया था। आप जो है अब अभी भी कल फिर हियरिंग है, उसमें फिर आप लोग को पेश होना पड़ेगा? मैं पांडे जी 5 साल से तो कोर्ट नहीं गया हूँ, हमारे वकील जाते हैं। क्योंकि मैं जाता था, वकीलों को पैसे देते 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 थक गया। ये तो सेलिब्रिटी हैं, मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई वकील पैसा लेता होगा। तो हमारे जो वकील हैं शुरू शुरू में, इतने बड़े बड़े वकील के, श्री राजीव नैयर जी, संदीप सेठी जी, राधा कृष्णन नैयर जी, तो अब तक मैं लगभग, क्या बताऊं, करोड़ों रुपए में फीस दे चुका हूँ, करोड़ों रुपए में। तो ये जितने मुर्गी ने उतने मसाला हो गया आपका तो। अब इसके बारे में सब न्यायिक प्रक्रिया है कि भाई कहीं लोअर कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ। अच्छा, ये बीच में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट के बीच में लगभग 16-17 के आसपास। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी जो प्ली थी वो रिजेक्ट कर दी थी, और बड़ी नाराजगी के साथ सुप्रीम कोर्ट में मैं था, फाइल फाइल फेंक के मारी थी जज साहब ने।
चलिए, आप आए कैमरे के सामने काफी आमतौर पे। जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिखे हैं उनमें जो ऑर्डर में जो शब्दावली है कई जगह बहुत खराब है, बहुत मतलब अच्छी नहीं, जो उनके लिए मतलब माननीय न्यायालय भी इनके लगातार के एटीट्यूड से हमारे साथ जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन न्यायालय को भी ये है कि भाई ये क्लाइंट के साथ साथ हमें कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। चलिए, मैं ये कहूंगा कि देखिए, हमारा काम है दूसरा पक्ष भी सामने लाना, चूंकि हमने राजपाल यादव की बात की थी जी और आपसे भी संपर्क किया, तो आप जी तैयार हो गए। और बड़ा कम होता है कि बिजनेसमैन इस तरीके से कैमरे पर आकर के अपनी बात रखें, क्योंकि आप लोग बसते हो। मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि नहीं इस पूरे प्रकरण में जी जी आपके ऊपर हमारे राजनीतिक वकील साहब दबाव ने आया मना कर क्या? रखा है। हम हमारे वकील साहब ने ही मना कर रखा है, वरना काफी लोगों के संपर्क में हैं तो हमने मना कर रखा है कि भाई कि आपको कुछ बोलना नहीं है। आपका किसी माध्यम से जो संपर्क हुआ नहीं नहीं, और लेकिन आपने जो लेकिन जानना लेकिन चाहा। आपने आपने अच्छा किया, अपना पक्ष रख दिया, क्योंकि कई बार पक्ष नहीं पता चलता है तो लोग एक पक्ष को अपने आप ऑटोमेटिकली विलन मान लेते हैं। तो आपने बात रखी, आपकी जी बात जी लोग समझेंगे और उसको जज करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए भाई, आपने तो पैसे दिए थे और आप दोनों एक ही जिले के हो, मतलब इन्वेस्टमेंट के मतलब आप। स्पष्ट करना चाहूंगा विद ड्यू रिगार्ड कि ना हमने कोई निवेश किया है, पैसे उधार दिए थे। एग्रीमेंट में साफ लिखा है, एग्रीमेंट में साफ लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बता दूं कि पिक्चर चले या ना चले, वो सर्टिफिकेट मिले सेंसर से या ना मिले, आंधी आए या तूफान आए, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये प्योर फाइनेंस है। आप जब कहेंगे तो मैं एग्रीमेंट भेज दूंगा। और दूसरी चीज कि उन्होंने अपने बेटे को या पोते को, तो मेरा अभी पोता तो केवल 12-13 साल का है, तो वो उनको कंफ्यूजन रहा होगा। तो किसी को फिल्म इंडस्ट्री में कोई लॉन्च करने का वो नहीं था कि साहब, वो तो एक सौरभ द्विवेदी जी को लल्लन टॉप में उन्होंने 2013 में या 23 में कहा कि वो तो उनको बेटे को प्रोजेक्ट करना था, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी बात आपसे कह रहा हूँ, व्यापारिक, व्यवहारिक, सामाजिक और लिखित जो भी एग्रीमेंट है वो सब तथ्यों के साथ सभी मैं मेरे एक पास एक सारे एक बात तथ्य और हैं, क्लियर सारी कर दीजिए कि आपका किस जी तरीके का व्यापार है और आपके बेटे जो हैं वो क्या करते हैं? सब व्यापार अपने, हमारी ज्वाइंट फैमिली है और यहाँ शाहजहाँपुर में पेपर का काम है। बीच में लोगों के फोन बहुत आ रहे हैं और ठीक है साहब, सम्मान के साथ रोटी खाते हैं। शाहजहाँपुर में व्यापार है, दिल्ली में व्यापार है, वहां भी रहता हूँ और यहाँ भी रहता हूँ। तो शाहजहाँपुर के ये रहने वाले हैं, इसीलिए मिथिलेश जी के माध्यम से संपर्क में और आए। बेटे आपके और क्या करते हैं? फिल्म उल्म में जाना चाहते हैं या क्या है उनका मामला? नहीं नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं साहब, हमारा, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से क्या कोई वास्ता, कोई दूर दूर तक नहीं, कोई तो कोई रुचि वो नहीं भी है आप ही उसमें, के बिजनेस व्यापार देखते करेगा हैं? इंडस्ट्री है सर। वो भी आपके साथ बिजनेस में ही है? हाँ, सब पूरा ज्वाइंट फैमिली है साहब, हम भाई लोग हैं, बच्चे भी हैं, सब ज्वाइंट फैमिली है। चलिए, नहीं, एक चीज और मैं पूछना चाहता था, क्योंकि इसमें बहुत पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी दिखा, तो आपके ऊपर क्या कोई राजनीतिक दबाव आया? नहीं साहब, ऐसा कोई दबाव नहीं है। और हम भी ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाई वो भी परेशान है और परेशान हम भी हैं, ठीक है ना। हम भी चाहते हैं यार पैसे मिल जाएं और ये विषय खत्म हो, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हम जिस आदमी की इतनी तन्मयता से मदद कर रहे हैं, और मैं बॉम्बे में जाके उसके घर पे मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आंसुओं से रोना पड़ेगा। और कई स्टेजेज ऐसी भी आए जो मैं क्या बताऊं, जैसे मुझे, जिसमें राजपाल जी या राधा यादव जी डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं है, ना उनके परिवार का कोई सदस्य इन्वॉल्व है, लेकिन उनके परिचित लोग हैं, मतलब किसी ने कि भाई तुमने उनको जेल भेज दिया, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मतलब परेशानी में तो रहे साहब। काफी जेल जाना भी इसलिए, वहाँ कोर्ट जाना भी इसलिए बंद कर दिया कि पूरा सुबह से शाम तक कितने दिन लगाएगा। ठीक है। तो वकील लोग नहीं, जाते हैं और आपने अपना न्यायालय पे पक्ष पूरा रख दिया भरोसा है, बखूबी से। न्यायालय और न्याय देगा। नहीं नहीं, आपने अपना पक्ष बहुत बखूबी रखा, और न्यूज़ पिंच आपसे वादा करता है कि इसमें बिना किसी काट छाट के जैसी जो बात है वो हुबहू हम रखेंगे। और तय करना लोगों का काम है, जनता का काम है, क्योंकि आपका पक्ष ये, मुझे लगता है जब से ये 12 से 26, ये जो 14 साल से विवाद चल रहा है, पहली बार कैमरे पर आकर के अपनी बात आपने रखी है। और जो जी जी टाइमलाइन थी आपने बता दी सारी कुछ, वो सब लोग तय कर लेंगे। देखिए, एक बात है कि हम लोग हम, पांडे जी इस प्रवृत्ति के नहीं है कि हम बहुत ज्यादा काउंटर करें। और हमारे जो वकील हैं वो भी बड़े मैच्योर लोग हैं कि
आप ज़्यादा इंटरव्यू ना दें, क्योंकि उससे आदमी को, सामने वाले को भी, और जब काउंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई है कि आपका जो फ़ोन आया तो हम इसलिए भी तैयार हो गए कि हमारे ऊपर एक 3-4 आरोप जो लग रहे हैं पूरे भारत में कि हमने उधार पैसे नहीं दिए थे, निवेश किया था, बच्चे को फिल्म में डालना था इसलिए किया था। मेरे पास जितनी भी बात आपसे कह रहा हूँ, तो मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, मोर देन एनफ, सब तरह के रिकॉर्ड, सारी बातचीत या जो भी चीजें हैं, मतलब कहीं भी इसमें जितनी बात आपसे पुनः कह रहा हूँ, उसमें ईश्वर की कृपा से मात्रा या ब्राह्म का भी फर्क नहीं है। मेरे जितना भी पास मैंने आपके 10% ऊपर बताया। संदेह करने का कोई भी विषय अधिकार नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अगर ये सारे कागज नहीं होते तो कोर्ट में आपका पक्ष मजबूत नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया इतना माननीय हम भी न्यायालय ने समझते भी हैं। यही कहा कि अगर आपका ये निवेश था तो आप इनको बराबर चेक क्यों देते आ रहे हैं? निवेश वाला तो चेक नहीं देता है, उधार वाले चेक देता है। जी, तो ये मैं सबसे ज्यादा पीड़ा पांडे जी जब बॉम्बे जाता था और उनके घर पे आंसुओं से जब रोता था, और मैं, मिथिलेश जी और ये राधा जी, मैं इनसे यही कहता था कि भैया मुझे वो डेट दे दो कि अब दोबारा ना आना पड़े। और ये भी एक जीवन का एक पहलू है, उनके साथ भी सहानुभूति है और रहनी चाहिए। सबके दुख सुख के साथी होते हैं, लेकिन मैंने किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया, पूरा फाइनेंस किया। और जितनी हमारी परिवार की तथा थी, जितनी हम लोगों की थी, जितनी सहन शक्ति थी, उतना सपोर्ट भी किया, हर तरह से किया। अगर सपोर्ट नहीं होता तो पहली बार में 8 करोड़ के चेक डाल देते, उसके बाद एक एग्रीमेंट सप्लीमेंट्री, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा एग्रीमेंट, किसी भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में भी चेक डाल सकते थे। हमने कभी नहीं किया। जब हाई कोर्ट में इन्होंने सेटलमेंट के बाद 21 अप्रैल 13 को जो चेक दिए थे, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें दिए, वो जब बाउंस हुए उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू हुई और आपस का तारतम्य और एक विश्वास का वो चीज भी डगमगा गया था। चलिए, फिर भी आपसे ईश्वर से बात प्रार्थना करके करते हैं कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने सारे जी पक्ष रख दिए। मैं जो दर्शक जी देख रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि देखिए, कई बार होता है कि हमें जो दिख रहा है हम उसी सच मान लेते हैं, दूसरा पहलू जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए बतौर जर्नलिस्ट जी हमारा काम होता है कि हम दूसरा पहलू भी लाएं और अग्रवाल जी को हम सामने लेकर आए कि भाई आप अपनी बात रखिए, और इन्होंने अपनी बात रखी। एक चीज़ है कि भाई देखिए, राजपाल यादव के हम आप सब लोग फैन हैं उनकी अदाकारी के, उनके अभिनय के, और इन्होंने भी जब बात की तो जी पूरे सम्मान के साथ ही बात की। लेकिन इनका पक्ष भी आप देखिए कितना जरूरी पक्ष है कि भाई कोई व्यक्ति अगर आपको पैसा दे रहा है और किसी व्यक्ति ने पैसा लगा रखा और वो 14 साल की यातना में बदल जाए पैसे मिलने के बजाय, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो कानूनी रास्ता अख्तियार करेगा। और इसीलिए इनका पक्ष भी हमने सुना और कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो जवाब दिए, अगर हमें राजपाल यादव जी का समय मिलता है तो हम उनका या उनकी पत्नी का इंटरव्यू करते हैं, राधा यादव जी का, क्योंकि अब ये जो इन्होंने बातें कही, ये बात अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी और इन्होंने खुल करके सारी जी बात बताई एक पूरी टाइमलाइन के साथ में। तो आप इनकी बातों पे कितना इत्तेफाक रखते हो, क्या सोचते हो? क्योंकि देखिए, ये कोई धर्म कर्म का काम तो कर नहीं रहे, कोई पैसा कमाता है। एक तो हमारी मानसिकता है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो चोर ही होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मेहनत से धन अर्जित किया है और 5 करोड़ की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती, बड़ी राशि होती है, वो भी 2005 में। आज वो 25 करोड़ के बराबर की राशि है। तो इनको वो पैसा नहीं मिला और इन्होंने जो यातनाएं झेली मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो भी इन्होंने सामने रखा। तो मुझे लगा कि ये पक्ष भी जरूर आना चाहिए, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हैं और बिना दूसरा पहलू देखे हम तय नहीं कर सकते कि सिक्का कौन सा है, 5 का है या 10 का। इसलिए हमें बातें सुननी चाहिए और हमारा काम था, हमने आप तक लाया। शुक्रिया, आपने सर समय दिया, थैंक यू सो मच। और एक चीज और, अभी तक शुरू से लेके अभी तक लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, कभी 10 लाख 20 लाख शुरू में जो उन्होंने दे रखा था, वो माननीय न्यायालय के संज्ञान में है, वो आया है। और बाकी जितनी बातें कही पांडे जी आपके चैनल पे पुनः, जितनी बात कही वो एज श्योर एज डेथ। कुछ पैसा उन्होंने दिया है, नहीं, कितना पैसा दे चुके हैं आप तक? वो शुरू में कभी 10 लाख 20 लाख, 1.5 करोड़ से लगभग 1.25 करोड़ के आसपास। तो अभी कितना और पैसा दे देंगे तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आप मान जाएंगे? अब ये सब जैसे ना, चूंकि कल भी डेट है कोर्ट में, अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो अब ये सब न्यायालय के ऊपर है। अब हम तो सब न्यायालय के पास अर्जी दे दी कि हमारा ये पैसा है, अब वो जो न्यायालय निर्णय करेगा वो हमें मंजूर है। थैंक यू सो हम मच। तो आपने एक तरफा समय, चल रहे हैं न्यायालय के नहीं भरोसे नहीं, पे, आपने एक आपने तरफा आपने चलना समय बिल्कुल निकाला पसंद और नहीं थे। मतलब आपने जो है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 14 साल में पहली बार आप कैमरे के सामने आए और आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि राजपाल जी का भी वर्जन लेकर आएँ, क्योंकि अभी वो जेल से बाहर भी आ गए, उन्हें बहुत सारी मदद भी मिली है। अब कोर्ट में कल क्या होगा उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन ये एक पक्ष था और हमें लगा कि इसको लाना बहुत ज़रूरी है
इसको दिखाना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करते रहिए। हम आपके लिए इस तरीके के और कंटेंट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।